आज के वीडियो में ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी एक कहानी है। यहाँ दिखाया गया है दिल नाम का एक व्यक्ति जो अचानक खुद को एक आइलैंड पर पाता है। फिर वह इस आइलैंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाता, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि वह यहाँ कैसे आया या ये जगह वास्तव में कहाँ है। फिर भी दिल इस रहस्यमयी द्वीप से बाहर निकलना चाहता है और वह एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके सामने एक के बाद एक ट्विस्ट खुलने लगते हैं। मूवी थोड़ी जटिल हो सकती है, तो अंत तक जरूर देखना। और वीडियो के अंत में हम एक और मूवी के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल ही में रिलीज हुई है, $95 मिलियन की डकैती वाली मूवी। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। आज की मूवी का नाम सेरेनिटी है। चलिए अब मूवी की मुख्य कहानी में प्रवेश करते हैं। दिल एक फिशरमैन है। मछली पकड़ने में वह एकदम एक्सपर्ट है। उसकी एकमात्र इनकम का सोर्स यही मछली पकड़ना था। हालांकि अब वह खुद मछली नहीं पकड़ता, बल्कि जो लोग बाहर से घूमने आते हैं उन टूरिस्ट्स को मछली पकड़ने में मदद करता है। इस काम में उसका एकमात्र साथी है ड्यूक। टूरिस्ट्स इसे बहुत मजा लेकर एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव होता है। ऐसे ही एक दिन दिल 2 टूरिस्ट्स को मछली पकड़ने में मदद कर रहा था। हठात ही उनकी छोड़ी हुई फिशिंग रॉड में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। मछली को देख दिल खुद को संभाल नहीं पाता। वह टूरिस्ट्स को मछली पकड़ने नहीं देता, बल्कि खुद पूरी फिशिंग रॉड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर उस टूरिस्ट्स ने दिल से रिक्वेस्ट की कि वह रॉड उसे वापस कर दे, क्योंकि उसने इसके लिए भुगतान किया था। ड्यूक भी दिल को समझाता है कि टूरिस्ट्स को मछली पकड़ने दे, लेकिन दिल किसी की नहीं सुनता। वह पैसे लौटाने को तैयार होता है, लेकिन रॉड नहीं देना चाहता। जब पैसे लौटाने के बाद भी टूरिस्ट्स गुस्से में आ जाते हैं, तो दिल उन्हें चाकू की धमकी देता है। असल में मछली दिल के लिए बहुत महंगी है। वह किसी भी हाल में इस मछली को पकड़ना चाहता है। इस मछली की खासियत ये है कि ये बहुत बड़ी है और बहुत कम दिखती है। आज ये मछली उनके बोर्चे में फंस गई है, इसलिए दिल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दिल असफल हो जाता है। मछली रॉड की डोरी तोड़कर भाग जाती है। इस घटना में दिल को कोई फायदा तो नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। सबसे पहले वह कस्टमर पैसे लेकर चला जाता है और ड्यूक उसे बहुत गुस्से में आता है, क्योंकि ऐसा करने के कारण वे कुछ भी कमाई नहीं कर पाए और वह अपने पोते की ट्यूशन फीस नहीं दे पाता। इसलिए वह दिल को कड़ी भाषा में कहता है कि वह उसकी हानि की भरपाई उससे दे। दिल के पास इस समय पैसे नहीं होते, इसीलिए वह अपनी एक दोस्त डायना के पास जाता है। वह उससे जरूरी पैसे ले लेता है। इसके बाद दिल डायना से अपने बच्चे के बारे में पूछता है। असल में डायना का एक बेटा है जिसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। दिल चाहता है कि ड्यूक की बजाय इस लड़के को अपने काम में ले आए। ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि पहले ही ड्यूक के साथ उसकी कुछ परेशानी शुरू हो गई है। ड्यूक उसे अब पहले जैसा स्वतंत्र होकर काम करने नहीं दे रहा। फिर दिल एक बार में जाकर समय बिताने लगता है। वहाँ जाकर वह पहली बार जानता है कि इस बार में सभी को उसकी मछली पकड़ने वाली घटना के बारे में पता चल चुका है। सबको पता चल चुका है कि उसने 4 बार कोशिश करने के बावजूद उस बड़ी टूना मछली को नहीं पकड़ पाया। इसलिए कुछ लोग उसके बारे में मजाक करने लगते हैं। एक आदमी मजाक करते हुए कहता है, यह मछली अब शायद तुम्हारी दोस्त बन गई है, तो इसका नाम दे दो। हालांकि सब मजाक करते हुए कहते हैं, लेकिन दिल उन्हें बताता है कि वे बहुत पहले ही इस मछली का नाम रख चुका है, जस्टिस। ये कहकर वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर भी उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, ये गुप्त जानकारी सभी को कैसे पता चल रही है। खैर, रात होने पर वह ड्यूक के घर जाता है और पिछली रात का पैसा उसे दे देता है। उसे बताता है कि अगले दिन वे फिर से समुद्र में जाएंगे और इस बार वे वहीं बड़ी मछली पकड़ ही लेंगे। लेकिन ड्यूक इसे पूरी तरह पागलपन मानता है। उसके अनुसार एक मछली पकड़ने के लिए इतना पैसा खर्च कर फिर से समुद्र में जाना पूरी बेवकूफी है। लेकिन दिल कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। रात होने पर दिल जब अपने घर लौटता है तो उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है। असल में उसका परिवार था उसकी पत्नी और एकमात्र बेटा, लेकिन अब उनका तलाक हो चुका है और उसका बेटा पैट्रिक अब अपनी माँ के पास रहता है। दिल अच्छी तरह जानता है कि उसका बेटा भी उसकी तरह मछली पकड़ने का बहुत शौक रखता है और जब भी वह मछली पकड़ने जाता है तो वह अपने बेटे के बारे में गहरी सोचने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही दिल कार लेकर समुद्र की ओर चला जाता है, जहाँ पहले से ड्यूक उसके लिए इंतजार कर रहा था। वे दोनों प्लान के अनुसार समुद्र में जाते हैं और फिर से वही बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश में भी कोई काम नहीं होता। दिल जब समुद्र तट पर वापस आता है तो वह सबसे पहले ड्यूक को अपमानित करता है। वह कहता है, तुम हो मेरी सबसे बड़ी बैड लक, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी भी उस बड़ी मछली को नहीं पकड़ पाऊंगा। और फिर कहता है, तुम्हारी ये बैड लक तब से शुरू हुई जब तुम्हारी पत्नी मर गई थी। ये सुनकर ड्यूक के मन में गहरा आघात लगता है और वह कुछ भी कहे बिना काम छोड़कर चला जाता है। असल में दिल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि वह ड्यूक को अपनी दूरी बना सके। रात होते ही दिल फिर से बार में जाता है। वहाँ जो बारटेंडर था वह दिल को सलाह देता है कि वह उस बड़ी मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन दिल कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। इस बातचीत के बीच कैरन नाम की एक लड़की वहाँ आती है।
ये लड़की कभी डिल की पत्नी थी। डिल तभी समझ जाता है कि कैरन किसी जरूरत से उसे मिलने आई है और उसकी धारणा बिल्कुल सही होती है। कैरन उसे बताती है कि वह कुछ निजी बातें करना चाहती है। डिल तब उसे अपनी निजी बोट पर ले जाता है। बोट पर जाकर डिल पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब कैरन उससे माफी मांगती है। असल में डिल को तलाक देने के बाद कैरन ने एक आदमी से शादी की थी जिसका नाम फ्रैंक था। फ्रैंक के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था। वह कैरन को बहुत तंग करता था, कभी कभी उस पर भयंकर अत्याचार करता था। कैरन अब समझ चुकी है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। इस बातचीत से यह भी पता चलता है कि डिल कभी आर्मी में नौकरी करता था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। डिल फिर कैरन से पूछता है कि उनका छोटा बेटा पैट्रिक अब कैसे है। ये सुनते ही कैरन पूरी तरह से सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असल में छोटा पैट्रिक अपने पिता को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब यह रिश्ता टूट गया तो वह अपने पिता को खो चुका था और इसी कारण वह पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और विभिन्न प्रकार के गेम खेलकर समय बिता देता है। कैरन और कहती है, स्कूल के शिक्षक हमेशा उसके बेटे पैट्रिक की सराहना करते हैं। उनके अनुसार पैट्रिक की बुद्धि बाकी सभी छात्रों से बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, बल्कि हमेशा घर के अंदर खुद को बंद रखता है और एक कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। कैरन कहती है, इसी कारण मैंने तुम्हारे पास आने का फैसला किया। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा फिर से पहले जैसा सामान्य हो जाए और अब जो आदमी उसे टॉर्चर कर रहा है यानी फ्रैंक, मैं चाहती हूँ वह उसे मार डाले। वह डिल से अनुरोध करती है कि वह फ्रैंक को मर्डर करने में मदद करे और उसे ऑफर करती है कि अगर डिल ये काम कर देता है तो वह उसे $10 मिलियन देने के लिए तैयार है। डिल एक शब्द में ना कर देता है। वह बताता है वह पैसों के बदले किसी को भी नहीं मार सकता। ये सुनकर कैरन चुपचाप चली जाती है। अगले दिन सुबह डिल जब समुद्र में स्नान करने जाता है तो वह अचानक अपने बच्चे को देखता है। वह देखता है पैट्रिक बिल्कुल उसकी तरह समुद्र के नीचे तैर रहा है। डिल तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल उसका भ्रम टूट जाता है। वह देखता है असल में वो घर के अंदर बैठा है और उसी तरह पैट्रिक भी अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा है। यानी ये सब कुछ एक भ्रम था, लेकिन ऐसा भ्रम बार बार हो रहा था तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। उसी समय कैरन के पति फ्रैंक को देखा जाता है, जो अपना काम खत्म करके उस होटल में प्रवेश करता है जहां कैरन ठहरी हुई है और पहले ही वह कैरन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह होते ही डिल मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण खरीदने दुकान पर जाता है। वहां दुकानदार से उसे पता चलता है कि पिछले रात फ्रैंक ने मनमाने तरीके से कैरन को मारा पीटा, यहाँ तक कि बेल्ट से भी उसे पीटा और ये घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है। डिल के मन में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बल्कि पूरी घटना को नजरअंदाज करके और यहाँ से चला जाता है। जब वह अपनी बोट के पास जाता है तो वह देखता है कि कैरन और उसका पति पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। फ्रैंक उसका इंतजार कर रहा है। फ्रैंक चाहता है कि डिल उसे अपनी बोट से पूरे समुद्र का दौरा कराए और मछली पकड़ना सिखाए, लेकिन डिल सीधे मना कर देता है। वह कहता है अब वह अकेले मछली पकड़ता है और अपनी बोट पर किसी टूरिस्ट को नहीं उठाता। लेकिन फ्रैंक यहाँ पैसे की ताकत दिखाता है। वह कहता है हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, इसके बदले मुझे एक टूर पर ले चलो। फिर भी डिल उसे मना कर देता है। इस पर फ्रैंक गुस्से में आ जाता है। वह डिल को टारगेट करके कहता है कल सुबह मैं फिर यहाँ आऊंगा और तुम्हें मैं पैसे देकर खरीद लूंगा। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ठीक उसी वक्त वह सूट पहने आदमी दौड़ते हुए आता है। वो पहले भी कई बार आ चुका था और हर बार की तरह इस बार भी वही घटना घटती है। डिल यहाँ से चला जाता है और यह आदमी उससे मिल नहीं पाता। वह अपनी घड़ी देखता है और कहता है मैं 20 सेकंड देर कर गया हूँ, लेकिन असल में क्या हो रहा है? यह आदमी बार बार डिल से मिलने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन सफल क्यों नहीं हो रहा है? क्या वह कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा है? इस बीच डिल अपनी रोजमर्रा की कामकाजी दिनचर्या खत्म करता है और मछलियां लेकर एक सुपरमार्केट में बेचने जाता है। वहां काम करने वाला एक वर्कर उसे बताता है कि एक सूट पहने आदमी हर दिन यहाँ आता है उसे खोजने, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाता। डिल इन बातों को ज्यादा महत्व दिए बिना वहां से चला जाता है और सीधे अपनी दोस्त डायना के घर जाता है। असल में डायना का एक बिल्ली खो गया था और वह उसे वापस लाने आई है। डायना पहले ही कैरन के बारे में सारी बातें जान चुकी है। उसे पता चल चुका है कि कैरन का पति उसे कैसे परेशान करता है, इसीलिए वह डिल को सलाह देती है तुम्हें कैरन की मदद करनी चाहिए। लेकिन डिल कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दोपहर होते ही ड्यूक उससे मिलने आता है। असल में फ्रैंक ने ड्यूक से संपर्क किया था और उसे $10,000 का ऑफर दिया था सिर्फ एक बार टूर कराने के लिए, और ये पैसे की रकम काफी बड़ी है, इसीलिए ड्यूक डिल को समझाता रहता है कि उसे ये टूर पूरा करना चाहिए। वह कहता है तुम्हारे और मेरे परिवार को बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए हमें इस डील को स्वीकार करना चाहिए। डिल फिर कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए एकदम बुरा भाग्य हो। ये सुनकर ड्यूक कहता है मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मुझे दूर करना चाहते हो, लेकिन ये काम हमें करना चाहिए और इसके अलावा इस डील में तुम मुझे सिर्फ मदद करोगे, बाकी सब मैं मैनेज करूंगा। अंततः डिल इस प्लान पर राजी हो जाता है। कुछ समय बाद कैरन डिल से मिलने आती है। डिल उससे बता देता है कि वह उनके प्लान पर राजी हो गया है, लेकिन फ्रैंक को मर्डर नहीं कर सकता, वह सिर्फ उन्हें घुमाने ले जाएगा, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं करेगा।
कैरन तब कहती है, अगर तुम यह नहीं करते तो फ्रैंक मुझे और पैट्रिक को मार डालेगा। पैट्रिक हमेशा तुम्हारे साथ बात करना चाहता है, यहाँ तक कि वह कंप्यूटर के सामने बैठकर तुम्हारी निगरानी करता है। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। डिल इस बात का कोई मतलब नहीं समझ पाता, इसीलिए वह इन शब्दों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी सही से बोट लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद डिल आकाश में एक पक्षी देखता है। उसके अनुसार यह कोई अच्छा संकेत नहीं है, इसीलिए वह अपनी बोट को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इसके बाद डिल और ड्यूक मिलकर फ्रैंक को मछली पकड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। इस दौरान फ्रैंक अपने परिवार के बारे में बात करना शुरू करता है। वह कहता है, मेरा एक स्टेपसॉन है पैट्रिक, वह हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। उसका मैथ टीचर कहता है उसकी सोचने की शक्ति बहुत है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं पाया। जब भी मैं उसे देखता हूँ वह एक कंप्यूटर गेम खेल रहा होता है और ये गेम बिल्कुल भी रोचक नहीं है। गेम में एक आदमी बार बार समुद्र में जाकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन पैट्रिक कोई बात नहीं करना चाहता। एक शब्द में कहें तो वह मुझे पसंद नहीं करता। डिल तब उससे पूछता है, पैट्रिक तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? फ्रैंक के जवाब में कुछ नहीं कह पाता। वह सिर्फ कहता है, एक दिन मैं इस लड़के को मार डालूंगा। यह सुनकर डिल बहुत गुस्से में आ जाता है। सबसे पहले वह सोचता है कि फ्रैंक जानबूझकर मछली पकड़ने की कहानी सुनाकर उसे अपमानित कर रहा है और उसके ऊपर अपने बच्चे को मार डालने की बात कह रहा है। वह इतना गुस्से में आ जाता है कि लगभग फ्रैंक को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके बोर में एक बड़ी मछली फंस जाती है। फ्रैंक उस मछली को पकड़ने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है। डिल तब उसे चेतावनी देता है, यह कोई सामान्य मछली नहीं है, ये एक शार्क है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। वह खुद बोर को खींचने जाता है और ठीक वही होता है जो होना था। उसके हाथ से बोर छिटक जाता है और वह उसे पकड़ते हुए पानी के नीचे चला जाता है। अगले दिन डिल फिर से फ्रैंक को मछली पकड़ने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसके अनुसार पिछले दिन की मछली पकड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। इस मौके पर कैरन फिर से डिल से मिलती है और फिर से उसे ऑफर करती है कि वह फ्रैंक को मार डाले। वह कहती है इस प्लान में पैट्रिक भी राजी है, वह भी चाहता है कि फ्रैंक की मृत्यु हो। ये सुनकर डिल गहरी सोच में पड़ जाता है। पास में खड़ा ड्यूक पूरी बात सुन रहा था, तो वह डिल से पूछता है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? डिल बताता है, बिल्कुल जानता हूँ, यह लड़की मेरी एक्स वाइफ है। ये सुनकर ड्यूक पूरी घटना जानना चाहता है। डिल कहता है, जब मैं आर्मी में था तब एक युद्ध में गया था। युद्ध के बाद जब मैं वापस आया तो देखा मेरी पत्नी एक नए आदमी के साथ अफेयर कर रही थी। फिर हमारा तलाक हो गया और वह आदमी और कोई नहीं, फ्रैंक था। इसके बाद वह बताता है कि कैसे कैरन ने उसे फ्रैंक को मारने के लिए पैसे ऑफर किए थे। ये पूरी कहानी सुनकर ड्यूक उसे कहता है, हालात चाहे जैसे भी हों और पैसे की मात्रा चाहे जितनी भी हो, किसी को मार डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। रात गहरी हो जाने पर कैरन फिर से डिल से मिलने आती है और ठीक पिछली बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करती है। वह चाहता है कि वह अपने पति फ्रैंक को मर्डर कर दे। डिल इस प्लान में राजी हो जाता है, लेकिन वो मदद के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए यह काम करना चाहता है। वह कहता है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं जरूर तुम्हारा यह काम पूरा कर दूंगा। इसके बाद कैरन वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद बारिश की रात में वही सूट बूट पहना आदमी फिर से वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। आखिरकार वह डिल से मिलता है। वह कहता है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। तुम जो जीवन में पाना चाहते हो ये तुम्हें वह दे सकती है। डिल थोड़ी हैरान हो जाता है। आदमी उसे बताता है, मेरे पास एक मशीन है जिसकी मदद से तुम उस बड़ी ट्यूना मछली को पकड़ सकते हो। डिल उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए कहता है, मैं अपनी खुद की उपकरणों से भी उस बड़ी मछली को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी इस मशीन से ये कैसे मुमकिन होगा? आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वह एक बात कह देता है, ये गेम का नियम है और मैं हूँ इस गेम के नियम। दिल काफी हैरान हो जाता है। अब उसे इस आदमी को लेकर शक होने लगता है। वह सीधे सवाल करता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आदमी थोड़ा डर कर कहता है, तुम मछली को पकड़ो लेकिन उस आदमी को मत छोड़ो, उसे जिंदा रखो, मत मारो। दिल का शक और बढ़ जाता है। वह तुरंत आदमी का गला पकड़कर और उसे चाकू का डर दिखाते हुए पूछता है, तुम कौन हो और तुम हमारे कल के प्लान के बारे में कैसे जानते हो? आदमी कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, ये गेम में मेरा रोल है। फिर वह डिल को सच्चाई बता देता है। वह कहता है, हम जिस आइलैंड पर हैं वह असल में मौजूद नहीं है। ये जगह एक कल्पना में बनाई गई वर्चुअल गसिम लोकेशन है। इस लोकेशन पर विभिन्न प्रकार के गसिम खेले जाते हैं। कभी ट्यूना मछली पकड़नी होती है, कभी बिल्ली को ढूंढना होता है, कभी खुद को बचाए रखना होता है। ये सभी चीजें गेम के मिशन है। ये गेम एक छोटे लड़के ने डिजाइन किया है और तुम भी डिल असल में मौजूद नहीं हो, तुम्हें भी डिजाइन करके बनाया गया है। वह कहता है, गेम का पहला मिशन है मछली पकड़ना और दूसरा मिशन है एक इंसान को मर्डर करना। दिल कुछ भी समझ नहीं पाता। इन सब बातों को दिल के सिर के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन वह आदमी रुकता नहीं है बल्कि बात को जारी रखता है। वह कहता है, इस गेम का पहला नियम था कि यहाँ किसी को मर्डर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वह नियम बदल चुका है। मुझे नहीं पता कौन ये नियम बदल रहा है
या क्यों बदल रहा है, लेकिन मेरी ड्यूटी है तुम्हें इस बदलाव के बारे में बताना, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। दिल के सिर में दर्द होने लगता है। वह एक अजीब सी चीज महसूस करता है। इतने दिन से वह इस आइलैंड पर है, लेकिन कैसे वह यहाँ आया वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है। अगले दिन सुबह ठीक 5 बजे से पहले उसकी नींद टूट जाती है, लेकिन वह देखता है जब तक घड़ी में 5 नहीं बजते तब तक वह बिस्तर से उठ नहीं सकता। उसके मन में आता है शायद पिछले रात जो हुआ वह सब एक सपना था। लेकिन जब वह बिस्तर से उठकर सामने टेबल की तरफ जाता है तो देखता है कि उस आदमी का दिया हुआ एक कार्ड वहाँ पड़ा है। दिल समझ जाता है पिछले रात जो हुआ वह सब सच था, कोई सपना नहीं। वह तुरंत आइलैंड के नक्शे को ध्यान से देखता है और पहली बार एक चीज उसकी नजर में आती है। इस नक्शे के चारों ओर कोई और नक्शा नहीं है, बस समुद्र है, चारों ओर बस पानी है। ये पहली बार है जब उसे ऐसा महसूस होने लगता है शायद सच में उस आदमी की बातें सही थीं। शायद वह सच में किसी गुएम में है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? दिल के दिमाग से पूरी शांति चली जाती है, क्योंकि अब वह समझता है वह ऐसी जगह पर है जहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ पहले से तय किया गया है और वह बस वही प्री डिफाइंड काम करता जा रहा है। इन सब विचारों से उसका मन और भी उदास हो जाता है। अगले दिन सुबह दिल अपनी गाड़ी लेकर ड्राइव पर निकल पड़ता है। वह अब किसी भी तरह खुद को यकीन दिलाना चाहता है कि ये लोकेशन सचमुच असली है। लेकिन जैसे जैसे वह कोशिश करता है वैसे वैसे उसे लगता है ये जगह सचमुच असली नहीं है। वह अकेले ही खुद से बात करने लगता है। तभी डायना का छोटा बेटा वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। वह दिल से पूछता है, मैंने सुना है तुम्हें एक लड़के की जरूरत है एक काम के लिए, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ? लेकिन दिल कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ प्री प्लान्ड है। लेकिन मैं वही करूंगा जो मैंने अपने हाथों से प्लान किया है। मैं इस गेम के रूल को चेंज करूंगा। असल में ये एक गेम है। ये चीज दिल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसके मन में ईगो पैदा होता है कि वह किसी भी तरह से साबित कर देगा कि यह जगह सच है, असल में हो रहा है। इस सोच से वह वहाँ से चला जाता है और लोकल मार्केट में जाता है। वहाँ जाकर वह दुकानदार से एक के बाद एक सवाल करने लगता है। ये लोकेशन क्यों सही से मैप में नहीं है? आसपास के और किसी जगह का जिक्र क्यों नहीं है? फिर दिल सीधे कॉल करता है रीड को, यानी उस सूट पहने आदमी को जो उससे मिलने आया था। वह कंफर्म करना चाहता है कि ये आदमी सच में असली है या नहीं। उसकी कंपनी से बताया जाता है हाँ ये आदमी असली है। लेकिन ठीक अगले पल फोन कट जाता है। घर लौटते वक्त दिल की मुलाकात होती है उस बारटेंडर जैक से। वो फिर से उससे आइलैंड के बारे में सवाल करता है, तुम कैसे सब कुछ पहले से जान लेते हो? मैं इस आइलैंड पर कितने दिन से हूँ? लेकिन जैक किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और बस यही कहता है तुम्हें अब फिशिंग पर जाना चाहिए और किसी टूरिस्ट को मत ले आना। रूल के अनुसार पहला कदम सिर्फ फिशिंग करना है, किसी इंसान को मर्डर नहीं किया जा सकता। ये सुनकर दिल समझ जाता है कि जैक भी इस गेम से जुड़ा हुआ है। इन सब सोचों से अब वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। दूसरी ओर पैट्रिक को दिखाया जाता है कि वह अपने पिता के तेज हथियार से खेल रहा है और ठीक उसी समय कैरन सुबह उठकर देखती है कि उसका पति फ्रैंक टॉयलेट के फर्श पर पड़ा है घायल हालत में और चारों ओर खून फैला हुआ है। ये काम ड्यूक ने अपने किराए पर लिए हुए लोगों से करवाया था ताकि फ्रैंक उनके साथ फिशिंग पर न जाए। जब ये खबर दिल को मिलती है वह बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह देख रहा है हर घटना गेम के रूल के अनुसार ही हो रही है और यह नियंत्रण वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए सभी विचारों से मुक्ति पाने के लिए वह नशा करना शुरू कर देता है और फिर समुद्र तट पर जाकर अकेले चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे में रीड नाम का वह आदमी फिर से दिल से मिलता है। वह कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन खुद को पागल मत समझो। मैं और तुम एक गेम के अंदर हैं और हम दोनों उस गेम का हिस्सा हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि गेम किसने बनाया है। दिल कहता है मुझे पता है ये काम मेरे बेटे पैट्रिक ने किया है। वह चाहता है कि उसका पिता वापस आए और उस आदमी को मार डाले जो उसे अत्याचार कर रहा है। अब यहाँ आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे, जैसे एक इंसान गेम के अंदर कैसे आ सकता है, लेकिन हम ये धीरे धीरे जानेंगे। रीड ये सुनकर दिल से कहता है अगर ऐसा है तो मैं गेम के नियम तोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर हमारे निर्माता ने किसी को मर्डर करने का इरादा किया है तो मैं नियमों से बाहर जाकर भी वह काम करने के लिए तैयार हूँ। दिल कहता है मैं भी यही करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे जो चाहें वही मैं करना चाहता हूँ। इस बीच कैरन फ्रैंक को घायल अवस्था में उस बोट के पास लाती है और दिल फिशिंग के लिए उनकी बोट को तैयार कर देता है। ये सब ड्यूक दूर खड़े होकर देखता है, वह उनके साथ नहीं जाता। एक समय पर दिल उनकी इस यात्रा को शुरू कर देता है। असल में पैट्रिक नाम का लड़का अपने पिता को हमेशा पास रखने के लिए ऐसा एक गेम बनाता था जिसमें उसका पिता था और वह प्रतिदिन इस गेम को सिर्फ अपने पिता को महसूस करने के लिए खेलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और उसका सौतेला पिता उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तो उसने इस गेम को मॉडिफाई किया और वहाँ एक ऐसा अपडेट लाया जिसकी मदद से वह अपने सौतेले पिता को मर्डर करना चाहता था और ये मर्डर करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके असली पिता पर डाल दी जो गेम का एक कैरेक्टर था। इतना ही नहीं, छोटे पैट्रिक के मन में एक संदेह था और वह था कि उसकी यह सोच कितनी सही है।
इसीलिए उसने गेम के अंदर अपने पिता के कैरेक्टर में विचार करने के लिए अलग अलग फीचर्स जोड़े थे, ताकि उसका पिता सोच समझकर ये मर्डर करने का निर्णय ले सके, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि मर्डर करना सही होगा या गलत। और इस कारण पूरे गेम में डिल ही वह एकमात्र था जो सोच समझ सकता था और नियमों को तोड़ सकता था। लेकिन वर्तमान में डिल ने निर्णय लिया है कि वह फ्रैंक को मर्डर करेगा और यही उसके परिवार के लिए अच्छा होगा। अब बोट में डिल मछली पकड़ने के लिए सब कुछ तैयार कर देता है और ऐसे में वह देखता है कि इस बोट में उसकी दोस्त डायना का बेटा सैमसन है और यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह लड़का उनके इस प्लान को नष्ट कर सकता था। इसीलिए उसने इस लड़के को इस बोट को कंट्रोल रूम में जिम्मेदारी दी और फिर वह मछली पकड़ने शुरू कर देता है। कुछ समय बाद बर्ची में एक बड़ी मछली फंस जाती है। फ्रैंक जो यहाँ बैठा था वह पहले से ही बहुत ज्यादा घायल और नशे में था। ऐसे में डिल उस बर्ची को फ्रैंक के हाथ में थमा देता है, जिससे बहुत आसानी से फ्रैंक उस बर्ची के साथ पानी में डूब जाता है और मछली उसे खींचते हुए समुद्र की गहराई में ले जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है और ये देखने से ऐसा लगता है जैसे ये एक एक्सीडेंट हो। उनका ये प्लान भी सफल हो जाता है, लेकिन ये असल में एक कल्पना है, एक गेम के अंदर हो रहा है और पैट्रिक के मन में ये होता है। इसीलिए असल में फ्रैंक को खुद छोटे पैट्रिक ने मर्डर कर दिया। यहाँ से हम पहली बार जानते हैं कि डिल असल जिंदगी में बहुत पहले मर चुका था। जब वह युद्ध में गया था तो वह वापस नहीं आया और उसकी मृत्यु उस युद्ध में ही हो गई थी और इस कारण पैट्रिक ने यह गेम सिर्फ अपने पिता को पास रखने के लिए बनाया था। अब वर्तमान में इस मृत्यु की खबर हर जगह फैल जाती है और छोटे पैट्रिक को एक मानसिक रोगी के रूप में स्पेशल अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इस बीच कल्पना की दुनिया में डिल एक बार फिर कैरन को अपना बना लेता है, क्योंकि यही उसकी बेटे की आखिरी इच्छा थी। वह देखना चाहता था कि उसका पूरा परिवार फिर से पहले जैसा एक हो जाए। फिर अगले पल कैरन गायब हो जाती है, क्योंकि कैरन का चरित्र अब तक ही बनाया गया था। फिर डिल के पास एक कॉल आता है और इस कॉल में खुद पैट्रिक होता है। वह अपने पिता से पूछता है, क्या मैंने बहुत बुरा काम कर दिया? डिल कहता है, बिल्कुल नहीं, जो तुमने किया वह पूरी तरह से सही काम था। और यह कहकर डिल काफी सोच में पड़ जाता है। वह पैट्रिक से पूछता है, तुमने ये गेम बनाया, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ कहाँ है? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पैट्रिक वादा करता है वह जरूर उसके पास आएगा और यह कहकर वो फोन काट देता है। फिर अगले पल में चारों ओर की सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदलने लगती हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि छोटे पैट्रिक उस समुद्र तट पर दौड़ रहा है सिर्फ अपने पिता से मिलने के लिए और एक समय आता है जब वह अपने पिता को गले लगाता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि ये गेम के अंदर है, लेकिन पैट्रिक इसमें बहुत शांति महसूस करता है और इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी कुछ अलग प्रकार की थी। यहाँ दिखाया गया है कि छोटे पैट्रिक अपने पिता से कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए उसने इतनी छोटी उम्र में सिर्फ अपने पिता को पास पाने के लिए इतना बड़ा गेम बना डाला, जो कि इस उम्र में बनाना बहुत ही असंभव सा काम है। तो इस मूवी में हम फ्रैंक को माफिया या करप्शन में लिप्त देखते हैं, लेकिन इसे करप्शन नहीं कहा जाता। करप्शन या माफिया किसे कहते हैं, ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा देश डकैती या माफिया में एक्सपर्ट है। तो इंडिया, पाकिस्तान जैसे अन्य देशों में भी कुछ करप्ट राजनीतिक नेता और माफिया मौजूद हैं और कुछ डकैतों का एक ग्रुप ऐसे कुछ करप्ट राजनेताओं और माफियाओं का पता लगा लेता है जिनके अकाउंट में है सैकड़ों मिलियन क्रिप्टो करेंसी, जिन्हें उन्होंने अवैध तरीके से कमाया है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्पष्ट नहीं है, उनके लिए संक्षेप में बता दो, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। इनमें से बिटकॉइन सबसे महंगा है। वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 95,000 USD है और इसीलिए अब वो डकैतों का ग्रुप उन करप्ट नेताओं के अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी लूटने के लिए जबरदस्त कुछ मास्टर प्लान बनाकर इस मिशन पर निकल पड़ता है। और डकैतों की टीम में है एक ऑलराउंडर हैकर समेत कई अनुभवी टीम मेंबर। आखिर में क्या वो इस डकैती के मिशन को सफल कर पाएंगे और आखिर में उनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो का फुल एक्सप्लेन देखना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो।